नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम चार क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आपने पिछली वीडियो तो देखी होंगी। तो आज की वीडियो रहने वाली अपनी वैद्युतिक पदार्थ। तो ऑल कॉम्पिटिशन द कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज की 5वीं क्लास है वैद्युतिक पदार्थ, भारतीय विद्युत नियम। इसके कुछ नियम होते हैं आई रूल के अनुसार, जैसे वायरिंग सामग्री विद्युतिक वायरिंग सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग सामग्री, प्रयुक्त सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। और लाइट एंड 1.2 लाइट एंड उपपरिपथ में 10 बिंदु तथा 800 वाट से लाइट एंड परिपथ में 10 बिंदु तथा 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। जबकि पावर परिपथ में 2 बिंदु तथा 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है स्विच बोर्ड की फर्श से 1.3 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। स्विच बोर्ड की फर्श से 1.3 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए और यह गेट के तरफ होना, गेट के बाएं तरफ होना चाहिए। और इसी में लाइट एंड उपपरिपथ में 5 एम्पियर का, और जबकि पावर उपपरिपथ में कितना होता है? 15 एम्पियर। 5 एम्पियर के क्या होते हैं? सॉकेट। और पावर उपपरिपथ में 15 एम्पियर के सॉकेट। लेकिन अब 15 की जगह कितने एम्पियर आ गए? 16 एम्पियर। अब 15 की जगह 16 एम्पियर का उपयोग होने लगा है। तो पावर परिपथ में 16 एम्पियर सॉकेट होते हैं, जबकि लाइट एंड परिपथ में 5 एम्पियर सॉकेट होते हैं।
5वां पॉइंट है नई विद्युत वायरिंग स्थापना के बाद मेगर मीटर से टेस्ट करना चाहिए। नई विद्युत वायरिंग स्थापना के बाद विद्युत वायरिंग मेगर मीटर से टेस्ट करनी चाहिए। और क्या है इसमें? छठवां होता है लीकेज धारा का मान 1/5000 वे अंश से अधिक परिपथ में लीकेज धारा का मान 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट अपने छत के पंखे की ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम 2 छत के पंखे की ब्लेड तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी 2.44 मीटर तथा अधिकतम 3 मीटर होनी चाहिए। और 8 पॉइंट है सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सभी प्रकार की लाइटिंग की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। और 9 पॉइंट है सभी हमेशा लाइव चालक फ्यूज लगाना चाहिए। हमेशा लाइव चालक में फ्यूज लगाना चाहिए। लाइव वायर या लाइव चालक में फ्यूज लगाना चाहिए। लाइव का मतलब फेस। और 10वां पॉइंट है अपना $650 वोल्ट से ऊपर
650 वोल्ट से ज़्यादा पर दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। कितना होगा? 650 वोल्ट से ज़्यादा पर दोहरी अर्थिंग की जानी है, जैसे सब स्टेशनों पर और ट्रांसफार्मरों, टीसी मोटर, इस तरह दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। तो आज के भारतीय विद्युत नियम आई रूल के अनुसार विद्युत वायरिंग सामग्री ISI चिन्ह के अनुसार होनी चाहिए और लाइट एंड परिपथ में 10 बिंदु तथा 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, जबकि पावर और परिपथ में 2 बिंदु और 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए और स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। और ये गेट के क्या लगा, गेट के बाएं तरफ होना चाहिए। नई विद्युत वायरिंग की स्थापना के बाद में वायरिंग को मेगर मीटर के द्वारा टेस्ट करना चाहिए और लीकेज धारा का मान 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए और छत के पंखे की ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम 2.44 मीटर तथा अधिकतम 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। हमेशा लाइव चालक को फ्यूज लगाना चाहिए और 650 वोल्ट से स्थापना पर दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। तो ये तो हो गए अपने भारतीय विद्युत नियम। और इसके बाद पढ़ते हैं अपन कुछ वैद्युतिक पदार्थ होते हैं। एक चालक पदार्थ, इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले चालक पदार्थ कहलाते हैं और ये चालकता विद्युत धारा प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं और चालक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह करने में सुगमता प्रदान करते हैं। चालक के अंतिम कक्षा में चालक की कक्षा में अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थ जैसे कुछ चालक पदार्थ होते हैं तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम और भी ETC बहुत सारे चालक पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम बहुत सारे चालक पदार्थ होते हैं। और इसके बाद है
अगला पॉइंट है मिश्र धातु, चालक मिश्र धातु। मिश्रित धातु कौन कौन सी होती है? जैसे एक जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जिसमें 60% क्या होगा, 60% तांबा हो गया। क्या होगा, 60% तांबा हो गया, 15% निकिल हो गया, 25% जस्ता हो गया। क्या हो गया, जर्मन सिल्वर। दूसरा अपना यूरेका। दूसरा क्या, यूरेका, जिसमें 40% निकेल और 60% क्या होता है, तांबा होता है। तीसरा अपना नाइक्रोम। अस्सी % निकेल और 40% तांबा होता है। 20%, कितना होता है, 20% तांबा होता है। नाइक्रोम होगा 80 निकेल, 20% तांबा। और इसके बाद होती है कार्बन। चौथा होता है अपना कार्बन। यह एक आध्यात्मिक कैसा, एक आध्यात्मिक पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। मतलब इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। और कार्बन का प्रयोग कार्बन ब्रश बनाने, डीसी मशीनों के ब्रश बनाने में इसका प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर, तांबा 60% और जबकि 15% निकेल, 25% जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग पीतल के स्थान पर, ज़्यादातर प्रयोग पीतल के स्थान पर किया जाता है। और यूरेका 40% निकेल, 60% तांबा क्या होता है, प्रतिरोधक बनाने में होते हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक प्रतिरोध बनाने में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग निकेल और 80% निकेल और 20% तांबा। यूरेका मतलब रेगुलेटर, इस यूरेका का प्रयोग रेगुलेटर बनावे। और जबकि नाइक्रोम का प्रयोग होता है प्रेस की केतली, हीटर एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग होता है। कार्बन एक आध्यात्मिक पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और सभी मशीनों के लिए ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, ब्रश बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, ब्रश बनाए जाते हैं।
दोस्तों अगर किसी भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके चालक पदार्थों की चालकता का क्रम, उसका क्या होता है गलनांक, मतलब अपन क्या पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक से बहुत से पदार्थ होते हैं, लेकिन अपन कितने इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले गलनांक पढ़ेंगे। सबसे पहले चांदी, दूसरा तांबा और तीसरा सोना। पदार्थ हो गए इनका गलनांक। चांदी का गलनांक होता है 900 कितना होता है 60, जबकि तांबे का गलनांक कितना होता है 1086 और सोने का गलनांक होता है 1063। 4 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 657। 5वां अपना जस्ता, जस्ते का गलनांक होता है 420। 6वां है निकेल, निकेल का गलनांक 1400 कितना होता है 53 होता है। और इसके बाद है टिन, टिन का गलनांक होता है 232। अगला है अपना सीसा, शीशे का गलनांक होता 300 कितना होता 327। कार्बन, कार्बन का गलनांक होता है कितना होता है 3500 या 3400 भी हो सकता है इसका, 3450, लगभग 3400 और 3500 के बीच में ही होता है। तो इसके बाद है कार्बन, मैंगनीज, 10वां कितना होता है मैंगनीज। मैग्नीज अलग होता है और मैग्नीन, मैग्नीन का गलनांक होता है 1200 कितना होता है 1240। एक बार रिवीजन करते हैं। चांदी का गलनांक 960, तांबे का गलनांक 1086, सोने का गलनांक होता है 1063 होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 657, जबकि जस्ते का गलनांक होता है 420 और निकेल का गलनांक होता है 1453 और टिन का गलनांक होता है 232 और शीशे का गलनांक होता है 327। कार्बन का गलनांक 3400 3500, मैंगनीज का गलनांक होता है 1246। तो जितने अपने चालक पदार्थ इनके गलनांक भी देख लिए। और भी पदार्थ होते हैं उनका गलनांक होता है, ज़्यादातर पूछने वाले यही होते हैं। दोस्तों ज्ञान कहीं से भी मिले आपको अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद है अचालक पदार्थ। क्या है अचालक पदार्थ?
जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अचालक पदार्थ जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एक ठोस अचालक पदार्थ। ठोस अचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहला था अभ्रक। अभ्रक होगा ये पारदर्शक एवं नमी तथा नमी से अप्रभावित होता। अभ्रक कैसा होता? यह एक पारदर्शक होता। अभ्रक एक पारदर्शक पदार्थ है। यह आगिन और नमी से अप्रभावित होता है। अप्रभावित रहता है, अप्रभावित होता है या अप्रभावित रहता है। तो अभ्रक होगा यह एक पारदर्शक पदार्थ है, आगिनी और नमी से अप्रभावित रहता है। दूसरा है बेकेलाइट। दोस्तों मैंने इम्पोर्टेंट जो लिए हुए हैं, ज़्यादातर इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेकेलाइट क्या होता है? यह अधिक तापमान सह सकता है। अधिक तापमान सह सकता है और इसका प्रयोग किया जाता है स्विच बोर्ड, ज़्यादातर इसका स्विच बोर्ड, लाइट, टॉप, प्लग, बैकलाइट का प्रयोग स्विच बोर्ड, प्लग, टॉप आदि में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक बल्ब होल्डर हो गया, ये किसके बने होते हैं? स्विच बोर्ड, प्लग, टॉप और बल्ब होल्डर ये बैकलाइट के बने होते हैं। चौथा अपना पोर्सिलीन। पोर्सिलीन क्या होती है? यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। मतलब यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है? विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। इसका प्रयोग इंसुलेटर फ्यूज किट
किटकैट फ्यूज के आधार बनाने में पोर्सिलिन का प्रयोग विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। पोर्सिलिन एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। इंसुलेटर मतलब ओवरहेड लाइनों में जो इंसुलेटर लगे होते हैं, तो किसके बने होते हैं? पोर्सिलिन मिट्टी या चीनी मिट्टी, इसे चीनी मिट्टी बोलते हैं। तो किटकैट फ्यूज के आधार बनाने में, जैसे आपने देखा होगा किटकैट फ्यूज के आधार टॉप होता है वो बनाने में, और हीटिंग एलिमेंट, हीटर की प्लेट देखी होगी, वो पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसके बाद कांच, मार्बल और अन्य पदार्थ भी होते हैं। अन्य पदार्थ जैसे कांच हो गया, कांच, मार्बल, कांच, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी और फाइबर इत्यादि, फाइबर एवं ETC। तो अन्य पदार्थ कांच, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर इत्यादि होते हैं। अचालक पदार्थ हो गए अपने जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता नहीं पाई जाती, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और ठोस अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस अचालक पदार्थ होते हैं अभ्रक, पारदर्शक, आगे नमी और अप्रभावित होता है। बेकिलाइट अधिक तापमान सह सकता है। स्विच बोर्ड और प्लग टॉप, बल्ब होल्डर आदि बनाने में। पोर्सिलिन विशेष प्रकार की एक चीनी मिट्टी होती है। और इंसुलेटर किटकैट फ्यूज के आधार बनाने में, हीटिंग एलिमेंट बनाने में। और अन्य पदार्थ कांच, मार्बल, ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? ठोस अचालक पदार्थ होते हैं। गैसीय अचालक पदार्थ, दूसरा क्या होता है? गैसीय अचालक पदार्थ। तो गैसीय अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे अचालक पदार्थ होगी हवा हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और क्या होता है? हाइड्रोजन। यदि एग्जामिनर पूछता है गैसीय अचालक पदार्थ कौन से होते हैं, तो हवा एक गैसीय अचालक पदार्थ होती है, नाइट्रोजन गैस अचालक होती है, जबकि हाइड्रोजन भी एक अचालक होती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। जिससे पहले हमने 4 क्लास पढ़ा चुके हैं, आगे की वीडियो को देखें एक बार, एकदम बेसिक से तैयारी के साथ जुड़ें और एक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इससे पहले अपना बेसिक क्लियर करें